अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है ENG 5 and 6 लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 4 तक कंप्लीट डिटेल के साथ पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें या मेरा व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर ले। कोई मसला होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। लेसन 5 स्टार्ट करते हैं, नीड एनालिसिस 1, जिसमें हमारे पास टॉपिक नंबर 25 है कि व्हाट आर नीड्स, व्हाट आर द टारगेट नीड्स। द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस इंग्लिश एंड जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीई कहते हैं, जनरल इंग्लिश जीई कोर्सेज, इज बेसिकली दैट बिजनेस इंग्लिश एम टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। बेसिकली इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि बिजनेस इंग्लिश और जनरल इंग्लिश कोर्सेज में जो है फ़र्क ये है कि बिजनेस इंग्लिश का मकसद ये होता है कि वो बिजनेस और मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स की जो है वो ज़रूरतें पूरी करें। अब सवाल ये है कि ये ज़रूरतें क्या हैं। इन ज़रूरतों को समझने के लिए जो है वो नीड एनालिसिस करते हैं। नीड एनालिसिस का मतलब होता है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि करंट सिचुएशन और टारगेट सिचुएशन, यानी करंट सिचुएशन जो अभी स्टूडेंट्स कहाँ खड़े हैं, यानी उनकी मौजूदा जो लेवल है वो क्या है। टारगेट सिचुएशन वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं, यानी कोर्सेज के आखिर तक जो है उनका मकसद क्या है। अच्छा, उसके बाद अगला पैराग्राफ देखें तो नीड एनालिसिस कैरिड आउट टू एस्टेब्लिश। इसमें अब क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास बात यह है कि नीड एनालिसिस की जाती है ताकि पता चले कि कोर्सेज में क्या पढ़ना है, यानी कि व्हाट और कैसे पढ़ना है, यानी हाउ। ये बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्सेज बनाने का पहला स्टेज है। इसके बाद जो है ये स्टेजेस आते हैं। पहले करिकुलम डिज़ाइन आता है, यानी पूरी कोर्स का प्लान बनाना। मटेरियल सिलेक्शन होते हैं, यानी पढ़ाने के लिए कोर्स कौन सा जो है वो मटेरियल लेना है। उसके बाद मेथोडोलॉजी, कोर्स कैसे पढ़ाना है। असेसमेंट, स्टूडेंट्स की टेस्ट, ये उसको चेक कैसे लेना है। ठीक है, इवैल्यूएशन क्या है कि कोर्सेज और टीचिंग को जज करना कि कैसे हुआ। लेकिन हमेशा याद रखें कि ये सब स्टेजेस जो हैं वो अलग अलग नहीं है, बल्कि एक के बाद जो है वो एक लकीरी तरीके यानी लीनियर फैशन से जो है वो आते हैं। और ये सब कुछ जो है वो प्री कोर्स स्टेज यानी कोर्स शुरू होने से पहले होता है। अब टीचर्स को ये जानना ज़रूरी है कि लर्नर्स की नीड क्या है, ठीक है, ताकि कोर्स के ऑब्जेक्टिव सही तरह जो है वो डिसाइड किए जा सकें। बिजनेस इंग्लिश की लर्नर्स की नीड जो है वो ज़्यादातर क्लियर और प्रिसाइज होती है जनरल इंग्लिश लर्नर की निस्बत से। इसलिए जो है ये नीड्स को कोर्स ऑब्जेक्टिव में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद देखें तो इट इज़ यूजफुल टू सी द नीड्स एनालिसिस स्टेजेस इट कंसिस्टिंग ऑफ द 3 सेपरेट बट लिंक्ड एलिमेंट। अच्छा, इसमें देखें तो इसमें हमें अब क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले ये समझ लें कि हमारे पास नीड एनालिसिस के 3 हिस्से होते हैं। ये अलग अलग हैं लेकिन आपस में जुड़े होते हैं, यानी लिंक्ड होते हैं। लीनियर, पहले पॉइंट हमारे पास क्या है कि लीनियर को अपनी मौजूदा या फ्यूचर प्रोफेशन में कौन सी जो है वो कम्युनिकेशन और लैंग्वेज चाहिए। उसके बाद क्या है, करंट एबिलिटी ऑफ द लर्नर इन टर्म ऑफ द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें क्या है कि लर्नर की अभी की एबिलिटी कैसी है, यानी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में वो कहाँ खड़े हैं। उसके बाद नंबर 3 क्या है कि एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो है वो असल ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इन ऑर्डर टू फाइंड दिस वी नीड टू एड्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डू वी नीड टू गेट। अच्छा, इसमें क्या है कि यानी कि अब ये पता करने के लिए जो हमें 3 सवालों के जवाब चाहिए। पहले क्या है कि हम किस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। नंबर 2 है तो ये इन्फॉर्मेशन हम कैसे लें। और नंबर 3 है इस इन्फॉर्मेशन को हम जो है वो कोर्स ऑब्जेक्टिव में कैसे बदलें। उसके बाद क्या है कि बिजनेस इंग्लिश के स्कोप हम लोग देखते हैं। ये बेसिकली 2 चीज़ें डेवलप करती हैं। पहले लैंग्वेज नॉलेज होती है, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। अच्छा, यहाँ पे अब क्या है कि ये दोनों भी 2 हिस्सों में होते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्या है कि जनरल लैंग्वेज नॉलेज, यानी आम इंग्लिश का इल्म आपके पास होना है। स्पेशलिस्ट लैंग्वेज नॉलेज, यानी खास बिजनेस वाली इंग्लिश आपको आनी चाहिए। जनरल कम्युनिकेशन स्किल्स है, आम स्किल्स जैसे बात करना, समझना वगैरह आपको सही तरीके से पता हो। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफेशनल काम के लिए स्किल्स हैं, जैसे मीटिंग या प्रेजेंटेशन में बोलना। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आता है कि समटाइम दिस नीड्स एनालिसिस इन मिनिमल। अच्छा, इसमें अब देखें तो इस पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है कि नीड एनालिसिस कभी बहुत जो है सिंपल भी हो सकती है और कभी जो है बहुत बड़ा प्रोसेस होते हैं। अब क्या है कि मिनिमल नीड एनालिसिस क्या है कि कभी ये जो है वो सिर्फ चंद ब्रीफ क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है, जिससे टीचर्स को रफ आइडियाज़ हो जाते हैं कि ग्रुप की नीड्स क्या हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो लार्ज स्केल नीड एनालिसिस होती है उसमें क्या है कि कभी ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, जैसे लैंग्वेज ऑडिट भी हम लोग कहते हैं। इसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाता है ताकि जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन में इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो पता चल सके। इसमें जो है वो कंपनी के सब लेवल शामिल होते हैं। मकसद ये होता है कि मौजूदा जो हमारे पास करंट यानी कि सिचुएशन को देखा जाए और फिर उसको जो है वो स्ट्रेटेजिक गोल और शॉर्ट टर्म नीड्स के साथ जो है वो बैलेंस किया जाए। इस प्रोसेस में जो है हमारे पास फ्यूचर मार्केट हो गया, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए और जो है कॉम्पिटिटर्स के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। अच्छा, उसके बाद हमेशा याद रखें कि ये सब करने पर जो है कंपनी को एक बड़ा बजट लगता है, क्योंकि हमारे पास डाटा कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना और फिर उसे जो है वो इंटरप्रेट करके आगे का फैसला लेना, ये सब जो है हमारे लिए बहुत महंगा होता है।
अच्छा, आगे पे चलते हैं। तो आगे पे हमें पास जो मुख्तलिफ जॉब्स पर काम करने वाले लोगों के पास जो है वो कितना लैंग्वेज कंप्यूटर्स होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास एक इशू है, ठीक है, जिन बातों पर गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर किस बात पर गौर करना चाहिए कि रिकरेंट पॉलिसीज़ में जो है लैंग्वेज कंप्यूटर्स को कैसे शामिल किया जाए, और जो हमारे पास मौजूदा यानी कि लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। इन तमाम चीज़ों पर जो है वो गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज ऑडिट की वो हमें यहाँ पे बताई भी गई है कि लैंग्वेज ऑडिट जो है हमारे पास एक अहम स्टेज है, क्योंकि ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो लैंग्वेज स्ट्रेटजीज़ बनाने और लैंग्वेज प्रॉब्लम हल करने में जो है मदद देता है, ख़ासतौर पर मार्केट और सप्लाई चेन्स में। यही वजह है कि हमारे पास कोर्स डिज़ाइन का बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेप है, और ये हमारे पास बीई यानी बिजनेस इंग्लिश और दूसरे जो इंग्लिश होती है यानी ईएसपी हम जिसे कहते हैं, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इसकी जो है वो हॉलमार्क है। और ये जो है इनका सीधा असर किन चीज़ों पर पड़ता है, सिलेबस पर पड़ता है, मटेरियल पर पड़ता है, मेथोडोलॉजी पर पड़ता है और इवैल्यूएशन पर पड़ता है। उसके बाद फिर टॉपिक नंबर 26 है करंट एंड टारगेट सिचुएशन द गैप द बेसिक एम्स ऑफ द नीड एनालिसिस टू कलेक्ट एंड एग्जामिन क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट सिचुएशन। इस पैराग्राफ में क्या है कि सबसे पहले आपने एक चीज़ को याद रखना है कि नीड एनालिसिस का बेसिक एम ये है कि हम दो चीज़ों को जो है उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट और एनालाइज करना है। ये हमारे पास नीड एनालिसिस का बेसिक एम है। अच्छा, इसमें फिर वही बात है कि करंट सिचुएशन और टारगेट सिचुएशन का भी इसमें ज़िक्र किया गया है कि करंट सिचुएशन स्टूडेंट्स जो है उसका कहाँ है, यानी अभी उसका लेवल क्या है। टारगेट सिचुएशन स्टूडेंट्स कहाँ पहुँचना चाहते हैं, यानी कोर्स के आखिर तक वो क्या अचीव करना चाहते हैं। इन दोनों के बीच जो फ़र्क होता है उसे हम लोग ट्रेनिंग गैप कहते हैं। फिर आगे देखें, जब जो है हम ये ट्रेनिंग गैप समझ लेते हैं तो इसी बुनियाद पर जो है वो कोर्स डिज़ाइन बनता है। इसमें शामिल क्या होता है, सिलेबस, मेथड, कंस्ट्रेंट्स, लर्निंग स्ट्रेटजीज। सिलेबस क्या है कि क्या पढ़ना है, मेथड्स क्या है कैसे पढ़ाना है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि कौन सी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि लर्निंग स्ट्रेटजीज वगैरह। अच्छा, उसके बाद लेकिन यहाँ एक और हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम किसकी जो है वो किसकी नीड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, लर्नर्स की नीड की या फिर जो है वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स की, जो ट्रेनिंग के लिए जो है वो पैसे दे रहे हैं। कभी कभी जो यूनिवर्सिटी स्कूल्स या ट्रेनिंग प्रोवाइडर भी इसमें फैक्टर होता है। अब आते हैं नीड्स की। दो हमारे पास एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे टाइप्स हमारे पास दो दी हुई हैं। पहले हमारे पास क्या है कि परसीव्ड नीड्स हैं, उसके बाद फेल्ट नीड्स हैं। परसीव्ड नीड प्लस फेल्ट नीड्स, ये हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं। इसमें देखें तो परसीव्ड नीड्स ये वो नीड्स होती हैं जो दूसरे लोगों को स्टेक होल्डर देखते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास स्पॉन्सर्स हो गए, ये टीचर्स हो गए, या को वर्कर्स हो गए, ये हमारे पास स्टेक होल्डर होते हैं। ये लोग एक्सपर्ट समझे जाते हैं क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज की बुनियाद पर जो है बताते हैं कि लर्नर्स को क्या चाहिए। अच्छा, उसके बाद फेल्ट होल्डर क्या है, ये वो नीड होती हैं जो लर्नर खुद महसूस करते हैं, यानी लर्नर्स के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्या ज़रूरी है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, फेल्ट होल्डर कहलाता है, यानी लर्नर्स के अपने पर्सपेक्टिव से हम उसको देखते हैं। अच्छा, फिर अनदर वे ऑफ द लुकिंग एट नीड टू थिंक अबाउट दैम इन टर्म ऑफ व्हाट एंड हाउ वी माइट टीच। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि अब एक और तरीके से जो है नीड एनालिसिस को देखते हैं कि क्या हमें जो है नीड की प्रोडक्ट समझना चाहिए, यानी उसे आइटम्स जो हम टीचर लर्नर्स को डिलीवर करें, जैसे हमारे पास लैंग्वेज आइटम्स हो गए, फॉर एग्जांपल वोकेबलरी ग्रामर होगी, स्किल्स जैसे होती हैं, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन देना, मीटिंग में सवाल करना वगैरह, या फिर जो है हमें नीड्स को प्रोसेस ऑफ डिलीवरी के तौर पर जो है वो देखना चाहिए, यानी फोकस इस बात पर हो कि लर्नर किस तरीके से जो है वो सीखता है। यहाँ बात जो है वो लर्नर्स की इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की हो रही है, मतलब कि ये कि हमें जो है ये देखना चाहिए कि ये जो है वो पार्टिकुलर लर्नर किस तरह सीखता है। फिर क्या है कि कौन से जो इफेक्टिव फैक्टर्स हैं, यानी जज्बाती या नफ्सियाती फैक्टर्स हैं जैसे कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन को देखना ज़रूरी है। फिर नंबर 3 क्या है कि मैं जो है वो कौन से मेथड इस्तेमाल करूँ। अच्छा, आगे चलें। एज एवर इन लुकिंग टीचिंग, इसमें अब हमें आगे क्या कह रहे हैं कि लैंग्वेज टीचिंग में जो है अक्सर जवाब दोनों पर्सपेक्टिव यानी प्रोसेस प्लस प्रोडक्ट को मिलाकर ही बनता है। नीड एनालिसिस को देखने के लिए जो है वो कई तरीके हैं, लेकिन असल बात यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये करता क्या है। ये कोई साफ और फिक्स्ड लिस्ट नहीं देता कि क्लास में क्या करना है, बल्कि जितना हम जो है वो लर्नर्स की नीड्स में जो है वो जानते जाते हैं, उतना ही मुश्किल लगता है कि सब नीड्स जो है वो पूरी करें। लेकिन हमारे पास जो है वो नीड एनालिसिस का असल फ़ायदा ये है कि हमें मौका देता है कि हम जो है वही एरिया फ़ोकस करें जो लर्नर या कंपनी के लिए जो है वो ज़्यादा रेलिवेंट हो। या हमें जो है वो स्नैपशॉट देता है, यानी छोटी-छोटी पिक्चर्स की तरह जो है वो जो पूरा ट्रुथ तो नहीं बताएँ, लेकिन सब मिलाकर जो है हमें लर्नर्स को बेहतर समझने में जो है वो मदद देती है, और जितने ज़्यादा जो है वो स्नैपशॉट हम लेंगे, उतनी ही अच्छी हमारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, फिर आगे देखें तो नीड एनालिसिस डिफरेंशिएटेड अ जनरल इंग्लिश कोर्स फ्रॉम द कोर्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इस पैराग्राफ में क्या है
सबसे पहले ये है कि नीड एनालिसिस ही वही चीज़ है जो हमारे पास जनरल इंग्लिश कोर्स को जो है वो स्पेसिफिक पर्पस कोर्स से जो है वो अलग करती है। कुछ कोर्सेज़ में हमें ये इसलिए भी काम आती है कि जो कुछ क्लासेस में हो रहा है उसे जस्टिफ़ाई किया जा सके। याद रखें नीड एनालिसिस जो हमेशा यूनिक होती है, यानी हर ट्रेनिंग सिचुएशन के हिसाब से जो है वो अलग बनती है। इसका कोई जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है, इसका कोई बेस्ट वे भी नहीं है। असल में जो है वो नीड एनालिसिस ऑब्जेक्टिव नहीं होती, बल्कि ये जजमेंट पर जो है चलती है और अक्सर कंप्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं ताकि जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज़ को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा है कि ये बेसिकली लर्नर्स के साथ जो है वो मिलकर बेस्ट वे फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ने का तरीका जो है वो डिसाइड करने का अमल है। लेकिन इसमें हमारे पास जो है वो एक छोटी-सी प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम हम क्या कहेंगे कि आखिर में जो है वो नीड एनालिसिस हमेशा थोड़ी-सी वैग्यू रह जाती है, यानी गैर वाज़िया रह जाती है, ठीक है? ये वैग्यूनेस अक्सर जो है वो स्पॉन्सर या लर्नर के लिए मसला बन जाती है, क्योंकि वो एक क्लियर चीज़ चाहती हैं। वो जो है वो पे कर रहे हैं उसके बदले में वो क्लियर चीज़ चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो थोड़ा जो है रफ़ लगता है। इसलिए जो है टीचर्स कंपनी के साथ जो है वो काम करते हैं, उसे ये समझना चाहिए कि हमारे पास नीड एनालिसिस बिज़नेस लाइक और इफ़ेक्टिवनेस हो, लेकिन साथ ही जो है रियलिस्टिक भी होना चाहिए। यानी ऐसे वादे ना करें जो पूरे ना हो सके, ख़ास तौर पे जो है लैंग्वेज टीचिंग में जो है उसके बारे में। क्योंकि लैंग्वेज टीचिंग की अपनी एक लिमिट्स होती हैं कि ये कितना जो है वो अचीव कर सकती है। आगे फिर एक छोटा-सा पैराग्राफ है टाइड टू दिस द प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग ईएलटी जार्गन। इसमें अब हमें क्या कह रहे हैं कि इसमें देखें कि इसके साथ जो है वो एक और प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है, ईएलटी जार्गन। यानी ईएलटी जार्गन क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की जो मुश्किल टेक्निकल टर्म्स हैं उसका इस्तेमाल, ठीक है। हमारा काम ये भी है कि हम ऐसी ज़बानें बोलें जो स्पॉन्सर्ड, यानी ट्रेनिंग के लिए जो है वो जो पैसे देते हैं स्पॉन्सर को भी समझ आए, क्योंकि लर्नर्स और स्पॉन्सर अक्सर टीचर्स के जो रोल को अलग नज़र से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लफ्ज़ जो है ग्रामर, उसको जो है हमसे डिफरेंट मानी में समझ सकते हैं। मतलब ग्रामर को हम लोग डिफरेंट वर्डिंग और डिफरेंट मानी में समझा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इस तरह जो है कॉन्फ्लिक्ट को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं: कंसोलिडेशन, क्लैरिफिकेशन एंड नेगोटिएशंस। अब कंसोलिडेशन क्या है कि बाकायदा बातचीत की, क्लैरिफिकेशन चीज़ों को साफ-साफ एक्सप्लेन करना, नेगोटिएशंस आपस में बातचीत करके फैसला करना। इस तरह ये 3 पॉइंट्स जो हैं जिससे हम लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकते हैं। आगे फिर है कि ड्यूरिंग द नीड एनालिसिस टीचर गेन टू असेस सम ऑफर क्वाइट प्राइवेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इस पैराग्राफ को देखें तो इसमें कह रहे हैं कि जब हम नीट एनालिसिस किया जाता है तो टीचर्स के पास जो है अक्सर ऐसी प्राइवेट या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आ जाती है जिसे जो है बड़े एहतियात से हैंडल करना पड़ता है। इसीलिए जो है वो बिजनेस इंग्लिश टीचर थे अक्सर उनके कस्टमर से कॉन्फिडेंटली एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। और हमारे पास टीचिंग इंस्टीट्यूशन पर भी जो है वो प्राइवेसी लॉ या हमारे पास डाटा प्रोटेक्ट एक्ट जैसे कवानीन लागू होते हैं ताकि जो है इन्फॉर्मेशन महफूज रहे। अब यहाँ कुछ जो है वो एथिकल क्वेश्चंस भी पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या ये सारे इन्फॉर्मेशन बाकी ज़रूरी है? आगे क्या है कि इस इन्फॉर्मेशन तक जो है वो किस-किस के एक्सेस हैं। नंबर 3 पे कहेंगे कि डिपार्टमेंट हेड को जो अपने एम्प्लॉय के बारे में क्या बताया जाएगा। फिर क्या है कि जब डाटा कलेक्ट किया गया है, हाँ, क्या एम्प्लॉइज़ को ये सब कुछ जो है वो क्लियर बताया गया था। नंबर 4 क्या है कि क्या टीचर इतना कॉम्पिटेंट है कि वो इस इन्फॉर्मेशन को सही इस्तेमाल कर सके, ख़ास तौर पर जब उसके पैसे किसी के जो है वो करियर पर असर डाल सकते हों। तो फिर यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास टॉपिक नंबर 26 का जो है वो लास्ट पैराग्राफ है कि नीड एनालिसिस देन रियली क्लियरली कट थिंक। इसमें अब हमें क्या कह रही हैं कि नीड एनालिसिस कभी-कभी जो है वो साफ और क्लियर प्रोसेस नहीं होता। किताबों यानी कि टेक्स्ट बुक्स में तो ये बहुत जो है वो टाइटली यानी कि साफ-सुथरा लगता है। पहले हमारे पास नीड एनालिसिस, फिर कोर्स डिज़ाइन और फिर मटेरियल डिज़ाइन। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। असल में जो नीड एनालिसिस हमेशा जो है वो डायनेमिक यानी बदलता रहने वाला जो है और मेसी होता है। असल में जो है वो ये प्रोसेस तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक जो है वो पूरा कोर्स ख़त्म ना हो जाए, और कोर्स के बाद भी ये फैसला करना पड़ता है कि जो इन्फॉर्मेशन जमा की गई है उसका क्या करना है। लेकिन फ़ायदा ये है कि नीट एनालिसिस ही वो बेस्ट तरीका है जिससे जो हम एक फ़ोकस्ड कोर्स जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 27 आता है लर्निंग नीड्स बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्सेज डिज़ाइन हैज़ टू बी कंसिडर फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसमें क्या कह रहे हैं हमें बस कि बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्सेज बनाने वाले को ये सवाल सोचना पड़ता है कि एक एक्सपर्ट कम्युनिकेटर को इस सिचुएशन में जो इफेक्टिव तरीके से काम करने के लिए जो है वो क्या कुछ जानना चाहिए। इस सवाल का जवाब जो है आमतौर पर इन चीज़ों में आता है: लैंग्वेज स्किल्स हो गए यानी बोलने लिखने पढ़ने वगैरह की जो सलाहियत होगी, स्ट्रेटजीज होगी यानी बोलने या समझने के तरीके हो गए, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज हो गया यानी कि आपके पास जो है वो टॉपिक का इल्म वगैरह होनी चाहिए। लेकिन एनालिसिस ये नहीं बताता कि हमारे पास वो एक्सपर्ट कम्युनिकेटर्स ये जो है स्किल्स है, लैंग्वेज आइटम्स और स्ट्रेटजीज है वो कैसे सिखाया था। इसलिए जो है अगर हम जो है वो सिर्फ टारगेट ऑब्जेक्टिव पर जो है कोर्स डिज़ाइन करें तो ये थोड़ा सा जो है वो
एक सीधा-साधा और गलत तरीका होगा। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ये सोचें कि वो टूल्स कौन-सी हैं, जिससे जो है वो लर्नर्स ये स्किल एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि ईज़िली जो है वो सीख सकते हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि टेक्स्ट का इंतख़ाब, यानी कोर्स में जो है वो कौन-सी टेक्स्ट बुक या रीडिंग मटीरियल जो है वो रखा जाए ताकि लर्नर्स उन स्किल्स को जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, आगे क्या है कि प्रिपेयरिंग कोर्स ऑफ द सिस्टम फॉर इंजीनियर्स। अच्छा, इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि आप जो है हमें ये देखें कि अगर जो है सिस्टम फॉर इंजीनियर्स का कोर्स बनाएं तो उन्हें जो है वही पुराने लंबे और बोरिंग टेक्स्ट दे दें। बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में जो है तो ये हमें जो है इफेक्टिव लर्नर्स नहीं होगा। वजह यह है कि जो मोटिवेशन उन्हें अपनी इंजीनियरिंग फील्ड में उनकी थी वो बिजनेस कम्युनिकेशन की बोरिंग टेक्स्ट में कैरी नहीं हो पाएगी, इसलिए जो ऐसे टेक्स्ट उनके लिए लर्निंग नीड्स को पूरा नहीं कर सकते। बेहतर यह है कि हम ऐसे टेक्स्ट दें जो इंटरेस्टिंग और ह्यूमेरियस हों ताकि इंग्लिश सीखने की जो है वो मोटिवेशन बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स बी हॉर्बोलिश 1979 का जो है वो एक बॉक्स किट प्रोजेक्ट है। इसमें जो है वो क्यूबिट की यूनिवर्सिटी की कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने जो है वो एक बॉक्स किट बनाई, फिर उन्होंने जो है वो इसको बनाने का मैनुअल लिखा। ये एक्टिविटी दोनों चीज़ों को जो है वो लिंक करती है, टारगेट सिचुएशन नीड्स और लर्निंग सिचुएशन नीड्स। टारगेट सिचुएशन नीड्स, फ्यूचर में उन्हें इंग्लिश में जो है मैनुअल लिखने और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और लर्निंग सिचुएशन नीड्स क्या है, अभी वो जो है इंग्लिश को प्रैक्टिकल और दिलचस्प तरीके से जो है वो सीख रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हमें ये याद दिलाता है कि लर्नर्स भी जो है वो इंसान है, वो मशीन्स के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो खुद जो है वो वर्ड क्रंचिंग मशीन नहीं है। यानी इनसे जो है वो सिर्फ बोरिंग और मैकेनिकल तरीके से जो है वो इंग्लिश सीखना अनफेयर होगा। अगले टॉपिक पे हम लोग चलें तो हमारे पास क्या है कि नेसेसिटीज, लैक्स एंड वांट्स। अब इसमें फर्स्ट पैराग्राफ देखें, नीड एनालिसिस हैज टू सी व्हाट लर्नर नीड टू यूज इन द प्रैक्टिकल लाइफ। इसमें क्या कह रहे हैं कि नीड एनालिसिस का हमारे पास ये मतलब है कि ये देखना कि स्टूडेंट्स को जो है वो प्रैक्टिकल ज़िंदगी में किस तरह की इंग्लिश की ज़रूरत है। इसमें जो है वो 3 तरह की नीड्स देखी जाती हैं। पेडागोजिकल नीड्स, यानी कि सीखने से जो है वो रिलेटेड कैसे पढ़ाया जाए। कम्युनिकेशन नीड्स, बोलने लिखने या सुनने की ज़रूरत। उसके बाद एकेडमिक नीड्स, यानी तालीमी ज़रूरियात जैसे रिपोर्ट्स, रिसर्च वगैरह। अब ये हमारे पास एक बड़ा टर्म है टारगेट नीड्स। ये हमारे पास जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी इसके नीचे जो है वो कई किस्म की नीड्स आती हैं। नेसेसिटीज़, लैक्स, वांट्स। नेसेसिटीज़ क्या, लाजमी चीज़ें जो टारगेट सिचुएशन में चाहिए। लैक्स क्या है, जो स्किल लर्नर्स के पास काम या नहीं है। वांट्स क्या है, जो लर्नर्स खुद सीखना चाहते हैं। अब नेसेसिटीज़ के देखें, नेसेसिटीज़ वो होती हैं जो टारगेट सिचुएशन के डिमांड्स पर जो है वो डिपेंड करती है। मतलब लर्नर को वो सब कुछ आना चाहिए जो उसके जो है वो फ्यूचर में काम आ सके। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस पर्पस को जो है वो बिजनेस राइटर समझने आने चाहिए ताकि जो है वो सेल्स कॉन्फ्रेंस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकें। इससे जो है वो सेल्स कैटलॉजिस्ट से जो है वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकालने आने चाहिए। साथ ही जो है वो इसे इंग्लिश के लिंग्विस्टिक फीचर्स आने चाहिए। डिस्कोर्सल किस बात को सीक्वेंस में रखा जाए। अच्छा, फंक्शनल क्या होती है, ज़बान का मकसद जैसे इन्फॉर्म करना, परसुएट करना। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ग्रामर, जुमले बनाने का तरीका, लेक्सिकल अल्फाज का इस्तेमाल, वोकैबुलरी। और ये सारे जो है फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना आसान है क्योंकि इन सिचुएशंस को जो है ऑब्जर्व किया जा सकता है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है लैग्स। लैग्स क्या होते हैं कि लैग्स का मतलब है कि वो चीज़ें या स्किल्स जो लर्नर्स के पास जो है अभी नहीं है। पहले ये देखना ज़रूरी है कि लर्नर्स को जो है वो पहले से क्या आता है, फिर ये फैसला करना होता है कि कौन सी नेसेसिटीज़ जो है वो उसके पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर टारगेट नीड्स ये है कि लर्नर्स अपने जो सब्जेक्ट की इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ सकें, तो ये देखना पड़ेगा कि वो जो है पहले से ये स्किल रखता है या नहीं। मतलब ये है कि जो टारगेट प्रोफिशिएंसी चाहिए और जो लर्नर्स के पास जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोफिशिएंसी है, इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वही लर्नर्स का जो है वो लैक है। फिर आगे हमारे पास वांट्स आता है। वांट्स की क्या है कि वांट्स से मुराद है कि लर्नर की अपनी राय और व्यू कि उसे जो है वो क्या सीखने की ज़रूरत है। अब तक जो हमने जो है वो टारगेट नीड देखे वो ऑब्जेक्टिव थे और जो लर्नर का कोई जो है वो एक्टिव रोल नहीं था, लेकिन लर्नर के अपने ख्याल भी होते हैं कि उनकी वांट्स क्या है, क्या वो चाहिए उसे। फॉर एग्जाम्पल, लर्नर के जहन में है कि अपने टारगेट सिचुएशन की नेसेसिटीज़ के बारे में क्लियर आइडियाज़ भी हो सकते हैं। लर्नर्स के पास जो है अपनी अवेयरनेस होती है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसकी वांट्स और दूसरे लोगों जैसे हमारे पास टीचर या स्पॉन्सर या कोर्स डिज़ाइनर की राय जो है वो एक जैसी हो। कभी-कभी जो है वो लर्नर्स की वांट्स और दूसरे स्टेक होल्डर की परसेप्शंस जो हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकती है, यानी कि आपस में उनकी बहस भी हो सकती है। सो इन एनी कोर्स नीड्स इज़ व्हाट Hudson says to give what the learner lacks। आप इसमें क्या कह रहे हैं कि किसी भी कोर्स में नीड वही है जो हुडचिनसन कहता है कि लर्नर्स को जो है वो चीज़ें देनी है जो उसके पास नहीं है, यानी कि जो लैक्स है वो उसको देनी चाहिए। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि लर्नर को पहले से क्या आता है ताकि ये डिसाइड हो सके कि उसके पास जो है वो क्या लैक्स है। मतलब ये कि टारगेट प्रोफिशिएंसी और एग्जिस्टिंग प्रोफिशिएंसी के दरमियान जो गैप है वही लर्नर क्या जो है वो लैक कहलाता है।
उसके बाद हमारे पास मेन पॉइंट क्या है कि कम्युनिकेशन नीड एनालिसिस के हवाले से कि टीचर को ये देखना पड़ता है कि लर्नर्स की जो लैंग्वेज यूज़ कितनी अच्छी है, उनका मौजूदा जो यानी कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या है, यानी वो कम्युनिकेशन में कितने अच्छे हैं। इसके लिए जो है वो प्लेसमेंट टेस्ट यूज़ किए जाते हैं जो वैलिडिटी रखते हैं और यानी सही मैयर करें। फेस वैलिडिटी ज़ाहिरी से लगे कि सही टेस्ट है, ठीक है। ऑथेंटिसिटी यानी असल लाइफ से मिलते जुलते हैं, रिलायबल हो यानी बार बार जो है वो करने पर एक जैसे रिजल्ट दें। ये हमारे पास क्या होता है, रिलायबल। वांट्स का मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि वांट्स जो है हमारे पास लर्नर की अपनी राय है कि वो कोर्स से क्या करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लर्नर की वांट्स कोर्स के डिज़ाइन ये टीचर्स की परसेप्शन से कन्फ्लिक्ट कर जाती है। मतलब लर्नर को कुछ और चाहिए होता है, लेकिन टीचर और कोर्स डिज़ाइनर को लगता है कि लर्नर को कुछ और नेसेसिटीज़ और लैक्स कवर करने हैं। आगे फिर हमारे पास टॉपिक नंबर 29 आते हैं, एनालाइजिंग लर्निंग नीड्स। लर्निंग नीड्स कैन बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स टू कलेक्ट एंड series of the snapshot which allows them to compare a target situation with the current situation। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि पहले तो हमारे पास लर्निंग नीड्स एनालिसिस में देखें कि स्नैपशॉट का जिक्र किया गया कि लर्निंग नीड्स को जो एनालाइज करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ये टूल्स जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह होते हैं। ये सब स्नैपशॉट की तरह हैं जो हमें दिखाते हैं कि लर्नर्स की जो करंट सिचुएशन क्या है और टारगेट सिचुएशन जो है वो क्या होनी चाहिए। उसके बाद कोर्स फोकस का हमारे पास यहाँ पे जिक्र किया गया है। कोर्स फोकस में हम लोग देखें कि ये हमारे पास कंपैरिजन करने से जो है वो टीचर एक फोकस्ड कोर्स जो है वो बना सकता है, लेकिन जो डाटा मिलता है वो हमारे पास टू डू लिस्ट एग्जैक्ट नहीं होता। इसलिए जो कोर्स के दौरान ये प्रोसेस और ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंस जो दी गई है नीड एनालिसिस की, उसमें हमें क्या कह रहे हैं कि ये डिफरेंशिएशन करता है कि जनरल इंग्लिश कोर्सेज़ और ईएसपी को। ये जस्टिफ़ाई करता है कि कोर्स के दौरान जो है वो क्या हो रहा है, कोर्स को मॉडिफ़ाई करने की फैसिलिटी देता है, मतलब कोर्स के दौरान वक़्त चेंज भी किया जा सकता है और फ्यूचर के जो कोर्सेज़ के लिए भी जो है और इन्फॉर्मेशन यूज़ हो सकती है। उसके बाद जो है लर्नर्स प्रोफ़ाइल अगर हम लोग देखना चाहे तो लर्नर प्रोफाइल क्या है कि नीड एनालिसिस में जो है वो लर्नर्स का प्रोफाइल भी देखा जाता है। जैसे हमारे पास जो है वो ये वेयर कोर्स होगा यानी कि लोकेशन, ठीक है। व्हेन कोर्स यानी कि टाइम क्या है, लर्नर्स का प्रोसेस क्या है, जॉब के लिए जब इंग्लिश सीखना सीखना चाहता है, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए सीखना चाहता है। उसके बाद लर्निंग स्टाइल एंड सोर्सेज क्या है कि लर्नर्स जब एक्चुअली कैसे सीखते हैं, टीचर्स और लर्नर्स के पास जो है वो कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ताकि जो है वो कोर्स सक्सेसफुल हो सके। उसके बाद फिर हमारे पास टॉपिक नंबर 30 है, ये लेसन नंबर 5 का आखिरी जो है वो टॉपिक है जिसमें हमारे पास क्या है, यूनिकनेस ऑफ लर्निंग सिचुएशन। अ नीड एनालिसिस इज यूनिक टू स्पेसिफिक लर्निंग सिचुएशन। आप इस पैराग्राफ में देखें तो क्या है कि नीड एनालिसिस हर जगह जो है वो हर कोर्स में एक जैसा नहीं होता, यह हमेशा जो स्पेसिफिक लर्निंग सिचुएशन के मुताबिक होता है। इसके लिए जो है वो कोई सिंगल बेस्ट वे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। टीचर्स को जो अपनी जजमेंट और कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है ताकि जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज का जो है वो बेस्ट यूज़ हो सके। ये प्रोसेस बेसिकली लर्नर के साथ जो है मिलकर बेस्ट वे फॉरवर्ड डिसाइड करना होता है। प्रॉब्लम क्या है कि इतनी मेहनत के बाद भी आखिर में नीड एनालिसिस के कुछ हिस्से जो है वो वैक्यू रह जाते हैं। ये वैक्यूनेस अक्सर स्पॉन्सर या लर्नर के लिए जो है वो प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि स्पॉन्सर्स या लर्नर कोई बहुत जो है वो वेल डिफाइंड चीज़ चाहते हैं, लेकिन उन्हें कभी कभार जो ऐसा रिजल्ट मिलता है जो थोड़ा जो है वो रफ अराउंड द एडजेस यानी कि कच्चा या अधूरा सा जो है वो लगता है। उसके बाद आगे देखें कि आर टीचर working with the companies must be aware of this and must be able to produce a need analysis which is the business like and efficient। अच्छा, इसमें देखें तो अब यहाँ आगे क्या कह रहे हैं कि टीचर का जो वो किरदार है यानी कि रोल क्या है टीचर का। जब कोई जो टीचर किसी कंपनी के साथ काम करता है तो उसे जो है वो ये बात समझनी चाहिए कि वो नीड एनालिसिस बनाए, वो बिजनेस लाइक हो यानी कि प्रोफेशनल तरीके से जो है वो तैयार किया गया हो, बिजनेस एफिशिएंट हो यानी वक्त और रिसोर्सेज का ज़िया ना हो, साथ साथ जो है वो रियलिस्टिक भी हो यानी ऐसे प्रोमिस ना करे जो पूरी ना हो सके। खासतौर पर जो है वो लैंग्वेज टीचिंग में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये कितना कुछ जो है वो अचीव कर सकता है और कितना नहीं। उसके बाद ईएलटी जार्गोन का मसला यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि एक और प्रॉब्लम ये है कि टीचर्स जो है वो कभी कभी ज़्यादा जो है वो ईएलटी जार्गोन यानी मुश्किल टेक्निकल वर्ड्स जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ टीचर्स जॉब ये है कि वो ऐसी जो है वो लैंग्वेज यूज़ करे जो स्पॉन्सर यानी कि जो ट्रेनिंग के लिए जो पे करते हैं वो आसानी से समझ सकें। डिफरेंट हमारे पास व्यू क्या आता है कि लर्नर्स स्पॉन्सर्स के जहन में जो है टीचर्स के रोल के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात हो सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी के ग्रामर का मतलब सिर्फ रूल्स होंगे, लेकिन दूसरे के लिए उसका मतलब जो है वो पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकता है। आगे कन्फ्लिक्ट क्या है कि इस तरह जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को कन्फ्लिक्ट बनने से जो है वो बचाने के लिए ज़रूरी है कि टीचर जो है वो रेगुलर कंसल्टेशन करें, क्लैरिफिकेशन करें एंड एगोटेशन करें। ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
अगर आप लोगों ने पूरा ऊपर लेक्चर सुना होगा तो यही चीज़ जो है वो ऊपर भी हमारे पास जो है डिफाइन की गई थी। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है, समटाइम इट इज़ प्रॉब्लम फॉर टीचर्स टू सेटिस्फाई द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपनी। इसमें क्या कह रहे हैं कि टीचर्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी-कभी टीचर्स के लिए जो मुश्किल होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी दोनों को जो है वो सैटिस्फाई करे। इसके लिए जो है वो टीचर को अपना नीट एनालिसिस यानी बिज़नेस लाइक, एफिशिएंट और साथ-साथ जो है वो रियलिस्टिक रहना पड़ता है। ऐसे ये रियलिस्टिक क्या होता है, ऐसे प्रॉमिसेस ना करें जो पूरे ना हो सके। ख़ास तौर पे जो है लैंग्वेज टीचिंग में बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स ये क्लियर करें कि ये सब्जेक्ट कितना कुछ अचीव कर सकता है और कितना नहीं। उसके बाद क्या है कि क्लास टाइप पर जो है वो डिपेंड करता है, लर्नर्स की नीड फाइंड करना भी जो है वो एक इस बात पर डिपेंड करता है कि क्लास किस किस्म की है। इंडिविजुअल कोर्स का मतलब क्या है कि सिर्फ एक स्टूडेंट हो यानी आसान है, ये नीड फाइंड है, ठीक है। फिर क्या ह्यूमेरियस है यानी होमोजीनियस यानी ओपन ग्रुप है, ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रुप जिनकी बैकग्राउंड या लेवल तकरीबन एक जैसी हो, ये भी काफ़ी आसान है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, ओपन ग्रुप, पब्लिक ग्रुप जिसे हम लोग कहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रुप जो मुख्तलिफ जगह और मुख्तलिफ जो है बैकग्राउंड से आए हैं, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि सबकी नीड्स जो हैं वो अलग-अलग होंगी। उसके बाद आगे क्या, एथिकल क्वेश्चंस इंक्लूड कॉन्फिडेंशियली। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियली क्या है कि नीट एनालिसिस के दौरान टीचर्स को लर्नर्स की कुछ प्राइवेट या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिलती है, ये इस इंफॉर्मेशन को जो है वो केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। अक्सर जो है वो बिजनेस इंग्लिश टीचर्स को कंपनी से जो है वो कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट पर दस्तखत भी करने पड़ते हैं। उसके बाद कांस्टेंट क्या बताया गया है, यानी क्वेश्चंस ये हैं कि क्या जो ये जो इन्फॉर्मेशन ली जा रही है लर्नर्स इस वक्त जो है उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया था, उसको बताया गया था या नहीं। लर्नर्स की जो परमिशन या कॉन्सेंट ज़रूरी होता है ताकि वो जान सके कि उसके बारे में जो है वो क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है। उसके बाद जो अफेक्ट होता है कैरियर पर, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उससे जो है लर्नर की जॉब या कैरियर पर भी असर पड़ता है। एग्जाम्पल क्या है कि अगर डिपार्टमेंट हेड को कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो एम्प्लॉय के लिए जो है नेगेटिव हो सकती है, तो उसकी जॉब पर जो है वो रिस्क आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो रेगुलर कंस्ट्रेंट्स होती हैं, यानी कि कुछ इंस्टीट्यूशन पर जो है वो प्राइवेसी लॉ या डेटा प्रोटेक्शन रूल्स भी अप्लाई होते हैं, जैसे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट्स हो गया। अच्छा, टीचर्स को इन लॉज के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद जो अदर एथिकल क्वेश्चंस हो गए, अदर एथिकल क्वेश्चंस हमारे पास क्या है कि क्या सारी इन्फॉर्मेशन वाक़ई ज़रूरी है, ठीक है? इस इन्फॉर्मेशन तक किसको एक्सेस होगा? टीचर्स इतना कॉम्पिटेंट है कि उससे इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करे, किसी लर्नर के करियर को जो है वो अनफेयर अफेक्ट ना करे। लास्ट पैराग्राफ है, द नीड एनालिसिस टू बी फ्लेक्सिबल एंड ऑन गोइंग। इसमें आप लास्ट पैराग्राफ देखें कि फ्लेक्सिबल ऑन गोइंग क्या है कि नीड एनालिसिस कोई एक ऐसा मतलब एक दफ़ा का काम नहीं है, बल्कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। कोर्स के दौरान भी जो है वो लर्नर्स की नीड्स बदल सकती हैं, इसलिए जो है एनालिसिस भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। साइक्लिक फैशन क्या है कि ये प्रोसेस जो है वो साइकिल की तरह चलता है, हर स्टेज दूसरी स्टेज को जो इन्फॉर्म करती है, यानी एक मुकम्मल चेन बनती है। उसके बाद ये है कि ब्लेंड ऑफ एक्टिविटी का जिक्र किया गया है, ब्लेंड ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या है कि नीट एनालिसिस में जो हमारे पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे हमारे पास टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चंस वगैरह। इसमें जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है। अच्छा, हाउएवर सिंपली कलेक्शन डाटा इज़ नॉट इनफ। असल पावर जो है वो तब आती है जब हमारे पास टीचर जो है वो डाटा इंटरप्रेट करे और उसे जो है वो कोर्स डिज़ाइन या इम्प्रूवमेंट में जो है इस्तेमाल करे। पैराग्राफ देखें तो नीट एनालिसिस हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल एंड ऑनगोइंग की। इसमें क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ बता रहे हैं कि हमारे पास जो है नीट एनालिसिस फ्लेक्सिबल ऑनगोइंग है, यानी नीट एनालिसिस एक दफ़ा करके ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये फ्लेक्सिबल और ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। उसके बाद साइक्लिक फैशन क्या है कि इसके कंपोनेंट ऐसे होते हैं जैसे साइकिल, मतलब एक दूसरा जो है वो पार्ट दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं और सब आपस में जुड़े रहते हैं। उसके बाद ब्लेंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारे पास क्या है कि नीट एनालिसिस असल में जो है वो ब्लेंड है, यानी मिक्सचर है इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटीज़ का। इसमें जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो लर्नर के बारे में ज़्यादा क्लियर आइडियाज़ मिल सकें। उसके बाद नॉट जस्ट कलेक्टिंग डेटा, ठीक है, मतलब कलेक्टिंग डेटा इज़ नॉट इनफ। अच्छा, इसमें ये चीज़ हमारे पास क्या होती है कि सिर्फ जो है वो डाटा कलेक्ट करना काफ़ी नहीं है, असल पावर तब आती है जब टीचर उस डाटा को इंटरप्रेट यानी समझना और उसमें से माने निकालना इंटरप्रेट करे और उसे जो है वो यूज़ करे ताकि जो है वो कोर्स बेहतर बनाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ENG 516 से लेसन नंबर 5। आई होप सो आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छी से समझ आई होगी। ये जो लास्ट वाला हमारे पास पेज है, ये तमाम जो है यूँ समझे ऊपर वाले उसकी समरी है, जो पूरा मैंने ऊपर पहले भी डिटेल किया था और दोबारा वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, इसलिए इसको जो है समझने में आपको आसानी होगी। आई होप सो आप लोगों के लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।